नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ जाइए और वहाँ पे डेली क्विज जो आते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम बात करें सोशल स्टडीज़ पार्ट 2 की। इससे पहले पार्ट 1 रिलीज़ किया जा चुका, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन होंगे वो 60 नंबर के आएंगे, तो इसे आप ठीक ढंग से पढ़िए ताकि आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि एग्ज़ाम को केवल 1 महीने बचे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम को लगभग 1 महीने ही बचे हैं, तो जो भाई बंधु पहली बार इसे देख रहे हैं प्लीज़ इसे पूरा देखिए और अब आप कुछ नई चीज़ों को पढ़ने का बिल्कुल प्रयास ना करें। अब जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसी को रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने का प्रयास करें। इस चैनल पर आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, आने की संभावना है। तो प्रश्नों को आप सॉल्व करते जाइए, कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, तो पुलिस को अगर लगता है कि जो सबूत है वो आरोपी को दोषी सिद्ध कर सकता है या उसको संकेत दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करा सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। और इसके अलावा किसी अपराध के बारे में मिली जानकारी की जांच जो अगर करता है पुलिस, तो उसका एक नोटिस है कि अगर वो किसी को जो है सताने का, किसी को मारने का, किसी को पीटने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। जब भी हम किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने का उद्देश्य जो होता है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इसको चुनिए। तो देखिए, अगर बच्चे सामाजिक विज्ञान की क्लास में क्या करते हैं, कुछ प्रेजुडिस दिखाते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है यहाँ पे बायसनेस, या फिर इसे जो है प्रेजुडिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस विषय के लिए सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक चर्चा का आयोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे किसी जाति को लेकर के, किसी एक लिंग को लेकर के, किसी एक संप्रदाय को लेकर के पूर्वाग्रसित हो, तो आप उसमें चर्चा का आयोजन करिए। तो उसमें वो उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझेंगे, उसकी कमियों को समझेंगे, उसके बाद एक नतीजे पर वो पहुँचेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय यानी कि A, B और C में सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियाँ सबसे उपयुक्त हो जाएंगी। क्यों? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है, क्यों सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए? क्योंकि व्यक्ति अध्ययन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा केस स्टडी, और दृश्य सामग्रियाँ का मतलब हो जाएगा विजुअल कंटेंट। तो जब इन चीज़ों को आप दिखाएंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे, उससे, उस विषय से अपने आप को क्या कर पाएंगे, जोड़ कर देख पाएंगे, जिससे लर्निंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया जा गया है। किसे सम्मिलित किया गया है वहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल को सम्मिलित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? देखिए, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है उनकी, तो उसे ठीक से समझ लीजिएगा। यहाँ पे विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करने के लिए हम सामाजिक विज्ञान को जोड़ते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, हर एक प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न बना सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना भी होती है। तो कल्पनाशील और विवेचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर किस विषय की आवश्यकता होती है? तो सामाजिक विज्ञान विषय की आवश्यकता होती है। इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक बात और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस चैनल पे 1000 से ज़्यादा प्रश्न जो कि मनोविज्ञान और
मनोविज्ञान के विभिन्न टॉपिकों पे, जैसे जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, बार बार प्रश्न आते हैं और 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरे पेपर में। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। लगभग 100 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, उसको देखिए, समझिए। उन 100 प्रश्नों से आप कई सारे प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई प्रश्न आपको लगता है कि कैसे सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर जल्दी से जल्दी जो है वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? तो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना ये सबसे उपयुक्त विधि हो सकती है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगे कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे पोताश्रय तरंगे आपकी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हैं इसमें अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हें कहा जाता है पी तरंगे। ये सबसे वेगवान होती हैं, अर्थात काफ़ी तेज चलती हैं, और ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में जो है ट्रेवल कर सकती हैं, यानी तीनों माध्यमों से निकल सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे को एस तरंगे भी कहा जाता है। ये तरल माध्यम से नहीं निकल सकती हैं, इनका वेग जो होता है अपेक्षाकृत पी तरंगे यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगों से कम होता है। पृष्ठीय तरंगों को हम कहते हैं एल तरंग, इनका वेग जो है काफ़ी कम होता है, लेकिन ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो पृष्ठीय तरंगे यानी कि एल तरंगे। आगे बढ़ते हैं। एडुसैट क्या है? तो एडुसैट को GSAT 3 भी कहा जाता है। पहला सैटेलाइट था एजुकेशन के लिए, जो एजुकेशन के लिए हाईली डेडिकेटेड था, केवल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एडुसैट को बनाया गया था। एडुसैट का मतलब एजुकेशन सैटेलाइट। इसका जो लॉन्च हुआ था वो 20 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। इसरो के संरक्षण और निर्देशन में जो है एडुसैट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? बिना मूल्य के वस्तु को एक दूसरे से बदलना। क्या होता था पहले? एक राज्य में हो सकता था कि बहुत सारी वस्तुएं जो ज़्यादा मात्रा में पैदा होती थी, दूसरे राज्य में बहुत कम मात्रा में पैदा होती थी। तो राज्य वाले क्या करते थे, अपने यहाँ जो ज़्यादा चीज़ें पैदा होती थी वो दूसरे राज्यों से बदल लेते थे, केवल सामान के बदले में। उनको उसके बदले में मूल्य चुकाना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो आज का प्रश्न देखते हैं जो आपके अभ्यास के लिए। कल पार्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने 1901 में शांति निकेतन संस्था की स्थापना की थी। आज आपके लिए प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप लिखने का प्रयास करिए कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी और किन किन चीज़ों की उन्होंने स्थापना की थी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।